Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. And yes, today we are starting the fundamental rights. We have completed from chapter 1 to chapter 7 of Lakshmikant. And yes, we have completed historical background to citizenship. And today we are starting fundamental rights. And this is the summarized version of Lakshmikant. And today we are studying fundamental rights, the most important chapters ऑफ लक्ष्मीकांत एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है सम बेसिक राइट्स विच प्रोमोट्स द जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब जस्टिस, जस्टिस का मतलब चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, आइदर यू आर पुअर, आइदर यू आर अदानी, you have to face same type of punishment if you have done same type of crime। ऐसा ही चीज़ है, इसी को बोलते हैं जस्टिस। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, कास्ट में ऊपर हो, नीचे हो, आपको सेम टाइप ऑफ पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा। इसमें और क्या क्या मिलता है? फंडामेंटल राइट्स, आपको एक लिबर्टी मिल जाएगा कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, बशर्ते एक कम्युनिटी को कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं दूसरे रीजन, दूसरे लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप रूम के अंदर जो करना है कीजिए, बशर्ते लोगों को कुछ परेशानी ना हो। आपको पूरा दिया जाता है आज़ादी, आप जो चाहे वो कीजिए। इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। कुछ राइट्स है हमारे पास जो हम लोगों को रेस्पेक्ट देता है, हम लोग को थोड़ा सही दिखाता है, वो चीज़ है फंडामेंटल राइट्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जस्टिस दिलाने में। ये पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल राइट क्या है? आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, आपका वोट का वैल्यू सेम है। ये सब चीज़, ये है पॉलिटिकल राइट। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ये सब कुछ क्या दिखाता है? ये सब कुछ कैसे आएगा? फंडामेंटल राइट्स अगर देंगे, ये बेसिक नीड है, दिस इज द बेसिक नीड। इफ़ यू डू नॉट फुलफिल दिस नीड, देन वी कांट फुलफिल द ये पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस। सो यस, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए बिल ऑफ राइट्स। यूएसए में जब आज़ादी मिला था, आई थिंक इन 1776, तब इन लोगों ने बिल ऑफ राइट भी साइन करवाया था। मतलब बिल ऑफ राइट्स का मतलब ये एक एग्रीमेंट टाइप का हुआ था, जिसमें बोला गया था कि ठीक है, अब ये साइन कर रहे हैं, मतलब इसमें कुछ कुछ रूल्स लिखा हुआ था। अब ये रूल्स सबको मानना मानना पड़ेगा। जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स में कुछ कुछ रूल्स लिखा हुआ है जो सबको मानना पड़ेगा, तो वही है इसमें भी। तो ये है बिल ऑफ राइट्स, यूएसए का सेम है, इंस्पायर्ड बाय यूएसए बिल ऑफ राइट्स। एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब द मैग्ना कार्टा वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यही है, फंडामेंटल राइट्स आर द फंडामेंटल चीज है, फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड व्हाट गारंटीज द कोर गारंटीज एंड पर्पजेज। what why we need the fundamental rights, what is the guarantees? If we fulfill the fundamental rights, what guarantees is? तो देख लेते हैं ये क्या करता है। इट गारंटीज इक्वालिटी, डिग्निटी, लिबर्टी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। इक्वालिटी मीन्स आइदर यू आर पुअर और रिच, आइदर यू आर स्मॉल और टॉल, नहीं वो तो बायोलॉजिकल वाला चलेगा। अगर आप सेम सेम है, सेम है, सेम आदमी है, आप ऐसे करके सेम है, इंसान है, दो आदमी सेम है, आइदर यू आर अपर कास्ट और लोअर कास्ट, आइदर यू आर अपर रिच और लोअर पुअर, यू हैव टू फेस सेम टाइप ऑफ पनिशमेंट। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, आपको एक एक इज्जत मिलेगा ये में कि आप चाहे अमीर हो या गरीब हो, आपको उतना ही सजा होगा, फिर आपको भी उतना ही इज्जत मिलेगा जितना एक अमीर को मिलेगा। डिग्निटी का भी बात हो गया। लिबर्टी, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बस शर्ते कम्युनिटी को दिक्कत ना हो, दूसरे लोगों को कुछ दिक्कत ना हो। आप अपने रूम के अंदर जो करना है कीजिए, आप आराम से कीजिए, बस लोगों को दिक्कत ना हो, तब तक आज़ादी है। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब वेलफेयर वाले चीज़ें, डीपीएसपी वाली चीज़ें, ये सब चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं? सोशल जस्टिस देने का भी सबसे वो उसका कोर प्रिंसिपल, सबसे पहला तो फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स अगर नहीं देंगे, ये तो सबसे ज़्यादा मतलब बेस है, बेस। एक कोई भी घर होता है तो उसका बेस होता है ये है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अगर नहीं रहेगा, तब तो इज्जत ही नहीं है, तब तो ये कहाँ से पब्लिक इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं। ये हो गया, ठीक है। प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स अगेंस्ट ऑथोरिटेरियन रूल। आपके खिलाफ सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब जब चाहे जेल में डाल दिया, जब चाहे जेल से बाहर निकाल दिया, आपको फांसी दे दे रहा है, ऐसा नहीं कर सकता। आपके ऊपर कुछ भी चार्जेज होगा तभी आपको कर सकता है। आपको ऐसा मोनार्कियल सिस्टम नहीं है कि जो बोलते हैं वो करना होगा, वैसा नहीं है। आपके पास कुछ राइट्स है, यू हैव सम राइट्स, तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। आप अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। ये सब है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, आपको हाई कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऑथोरिटेरियन रूल से आपके अगेंस्ट है ये, मतलब ये बचाता है। अपहोल्ड्स रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है, मतलब और ऊंचा दिखाता है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वही सब कुछ सही, कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि मोनार्की। मोनार्की रूल नहीं चलेगा, सबको एक राइट मिलता है, वो राइट तुमको भी मिलेगा, यही चीज बता रहा है, रूल ऑफ लॉ को और अपहोल्ड कर रहा है। Originally, it had 7 rights before 1978, but after 1978, we have removed the land right. It was very bad right. Means for the DPSP purpose and for the for the states governments also. मतलब क्या हो रहा था कि कुछ कुछ लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड्स थे, हाँ, कुछ कुछ लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड्स थे, और कुछ कुछ लोगों के पास लैंड्स थे ही नहीं, एकदम मतलब गैर गुजरा था ही नहीं। तो सरकार तो डीपीएसपी वाला काम करना करना है उन लोगों को, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन तो तब करना होगा। अगर डीपीएसपी करना है, डीपीएसपी मतलब वेलफेयर चीज करना है, सबको अगर समान करना है, इक्वल करना है, तो सबको तो इक्वल जमीन देना होगा। तब कोई जो होगा जिसके पास ज़्यादा जमीन है, उसका जमीन छीनना तो पड़ेगा और उसको बांट बांट के सब में बांटना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा था, वो जो अमीर आदमी है उसका हम लोगों का लैंड राइट जो था, लैंड राइट वो छीना जा रहा था, आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 19(6) आई थिंक, तो वो छीना जा रहा था। तो ये चीज़ को बाद में हटाया, क्योंकि ये डीपीएसपी वाले जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स बना रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, इसीलिए हम लोगों ने इसे छीन लिया, ये हटा दे, ये बहुत ज़्यादा सरकार को मुश्किल कर रहा था। ओके, एंड द अनदर राइट्स आर इक्वलिटी, फ्रीडम, आपके पास पूरा फ्रीडम है, अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, आप अगर लोअर कास्ट के हैं तो आपको कोई भी एक्सप्लोइटेशन नहीं किया जाएगा, रिलीजन का पूरा आपको फ्रीडम है, कल्चरल एंड एजुकेशन फ्रीडम है, मतलब एजुकेशन जो छोटे छोटे माइनॉरिटीज है उन लोग को बहुत सारे हेल्प मिलता है, प्रॉपर्टीज ये हटा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आप कोर्ट जा सकते हैं अगर आप लोगों का ये सब चीज़ नुकसान हुआ। मतलब इसमें ये भी दिया हुआ है कि अगर आपका चीज़ को नहीं माना गया, फंडामेंटल राइट्स का आपका वायलेशन हो रहा है, देन यू कैन गो टू कोर्ट ऑल्सो, ये भी इसी में डाला गया है। ठीक है, नाउ 6 फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजन, लॉ, राइट्स, ये हटा दिया गया है। फोकस ऑन इसेंशियल ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, ये क्या करता है, ह्यूमन राइट्स पे फोकस करता है ये सब चीज़। ठीक है, अब देखते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स, व्हाई वी नीड इट। If we have features, then we think that this is important, so that's why we have to yeah, know the features also. And yes, the features are, this is justiciable. If government try to exploit you, मतलब आपका फंडामेंटल राइट्स अगर छीना जाए तो आप कोर्ट जा सकते हैं, वो भी डायरेक्ट सिटी ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई ये नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ अगर आपका ये कुछ भी इसमें आपका वायलेशन हुआ। एनफोर्सेबल इन कोर्ट, सिटीजन्स कैन अप्रोच टू द जुडिशियरी इफ राइट्स आर वायलेटेड। ओके, नॉट एब्सोल्यूट एंड लिमिटेशंस ऑन स्टेट, ये एब्सोल्यूट तो नहीं है, एंड लिमिटेशंस लगाता है स्टेट पे, स्टेट्स पे लिमिटेशन लगाता है। नॉट एब्सोल्यूट मीन्स सब्जेक्ट टू रीजनेबल, एब्सोल्यूट वाई इट इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या कि पूरा 100% नहीं। अब ये क्या बोलते हैं, मतलब ये खराब है नहीं। देखो ये लिमिटेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है बता रहे हैं, आपको पूरा लिबर्टी है, आप जो चाहे वो कीजिए, बशर्ते आपके कारण किसी और को नुकसान ना हो, इन लोगों को नुकसान ना हो। आप कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी को मर्डर कर रहे हैं, बोले मेरा लिबर्टी है, तो आगे वाले का नुकसान हुआ कि नहीं। मान लीजिए आप बहुत ज़ोर से गाना बजा रहे हैं, तो गाना आप रात में नहीं बजा सकते, रात के 11 बजे के बाद आई थिंक नहीं बजा सकते, दिन में बजा सकते हैं। तो ये राइट टू लाइफ भी सबका होता है, राइट टू प्राइवेसी होता है, दूसरे का किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तब तक उसका राइट है। नॉट एब्सोल्यूट वहीं पे खत्म हो जाए। लिमिटेशन ऑन स्टेट्स, लिमिटेशन ऑफ स्टेट्स का मीन्स फंडामेंटल राइट्स स्टेट्स पे लिमिटेशन लगाता है, मोनार्कियल रूल आप पे नहीं लगा सकता, आपको कुछ भी जेल उल में नहीं डाल सकता है, आपके पास राइट है। ठीक है, ओके। नाउ नॉट एब्सोल्यूट, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में पूरा पब्लिक के इंटरेस्ट पे देखा जाएगा, मतलब पूरा कम्युनिटी का बात आएगा तब आप पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड मॉरलिटी, कुछ सिक्योरिटी वाला चीज़ भी होगा, मतलब बॉर्डर वॉर्डर वाला मिलिट्री वाला लोग है तो उन लोग का भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। लिमिट्स पावर, लिमिट स्टेट्स पावर, स्टेट्स को भी लिमिट करता है। अवेलेबल टू सिटीजन फॉरेनर्स, कुछ कुछ सिटीजन्स को मिलता है, कुछ कुछ फॉरेनर्स को भी मिलता है, मतलब देर आर सम राइट्स विच आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, एंड देर आर सम स्पेसिफिक राइट विच आर ओनली फॉर द सिटीजन्स, लाइक आर्टिकल 16। Article 16, this is an example. Article 16, that means equal opportunity to all the public employment. That means you have the पावर, मतलब आपको अलग नहीं किया जाएगा। इंडिया के अंदर आप चाहे कहीं भी रहते हो, चाहे आप गुजरात में रहते हो या तमिलनाडु में रहते हो, अगर आप वो ऑल इंडिया सेंट्रल जॉब है तो आपको भी
उस जॉब में हिस्सा लेने का मिलेगा, और कोई ऐसा ये नहीं होना होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको रोका जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, सबको मिलेगा। लेकिन फॉरेनर्स को क्या देंगे? नहीं भाई, अरे भाई उतना हम लोगों के पास पैसा ही नहीं है, हम लोग बाहर के लोगों को भी जॉब दें, उतना पैसा नहीं है। फिर सम स्पीच असेंबली ये सब भी नहीं मिलता, ये सब भी इंडियंस के लोगों को ही मिलता है। अब बाहर के लोगों को क्यों दें? उन लोग को वहाँ पे तो मिल ही रहा है। आओ, अगर उतना मन करे तो सिटीजनशिप ले लो। guaranteed by supreme court, yes it is guaranteed by supreme court, तो ये justiciable, thus supreme court is guaranteed, guarantor supreme court acts as a guardian and protector of these rights under article 32, तो ये गारंटी करता है कि yes your right will not be violated, सस्पेंडेबल ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यस दिस इज ऑल्सो केस, ये बोल रहा है, ये फीचर्स है। ये अगर नेशनल इमरजेंसी लग गया, अगर कोई वार या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, कुछ वॉर और हो रहा है, कुछ ऐसा हो गया, तब हो सकता है गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी लगाए। तो नेशनल इमरजेंसी लगाएगा तो ओनली आर्टिकल 20 एंड 21 रहेगा, मतलब ये अरेस्ट से आर्टिकल है, अरेस्ट वाला कुछ आर्टिकल है, ये आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, और ये आपका राइट टू प्राइवेसी वो सब आर्टिकल है, ये सब छोड़ के आपका सारा राइट्स छीन लिया जाएगा, सारा राइट्स छीन लिया जाएगा, वही चीज़ बता रहा है। तो ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम में छीना जा सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 प्रोटेक्शन इन राइट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये फंडामेंटल फॉर डेमोक्रेसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए डेमोक्रेसी, इफ कंट्री इज डेमोक्रेटिक देन दीज राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो फीचर्स था। सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्टिंग योर लिबर्टीज एंड प्रोमोटिंग इक्वेलिटी। नाउ कमिंग टू द आर्टिकल 12, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ये फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल against the state and against the state, we always say that it is against the state। तो एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज स्टेट, हम लोग स्टेट किसे मानेंगे, किसे किसे स्टेट मानेंगे? क्या हम लोग सिर्फ जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या उसी को स्टेट मानेंगे, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो नॉर्मल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बस उसी को मानेंगे? क्या हम लोग स्कूल को नहीं मानेंगे? क्या हम लोग पुलिस ऑफिसर्स को नहीं मानेंगे? क्या हम लोग पंचायत को नहीं मानेंगे? ये सब चीज़ को स्टेट आर्टिकल 12 बताता है कि क्या क्या चीज़ इसमें आएगा, क्या किसके किसके कौन कौन स्टेट कहलाएगा, किसके किसके अगेंस्ट हम लोग केस कर सकते हैं अगर हम लोग के ऊपर वायलेशन हो। तो क्या क्या आएगा मीनिंग ऑफ स्टेट? देखो, मेक्स नेशनल लॉज एंड पॉलिसी, पार्लियामेंट आएगा, यस आएगा। स्टेट लेजिस्लेचर आएगा, यस आएगा। गवर्नमेंट लोकल बॉडीज गवर्न्स लोकल एरियाज या सिविक एरियाज, ये भी आएगा। पंचायत भवन बोल रहे हैं, म्यूनिसिपल, यस आएगा। एल आई सी ओ एन जी सी सेल ये भी PSU है, गवर्नमेंट एजेंसी ही है। LIC ONGC सेल ये सब भी गवर्नमेंट ONGC है, तो ये बॉडीज कंट्रोल बाय और फंडेड बाय गवर्नमेंट, तो ये भी गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, तो ये भी स्टेट के अंदर आएगा। अब हम आपको और थोड़ा क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। मान लो एक है प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, फुल्ली प्राइवेट है, मैंने खोला है, ठीक है। एक है गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। एक है CBSC स्कूल, CBSC स्कूल, ठीक है। ये CBSC है, ये प्राइवेट स्कूल है, ये मेरा 5 क्लास तक है, इसमें हम TC उसी कुछ नहीं देते, बस हम ट्यूशन जैसा कोचिंग जैसा पढ़ाते हैं, कुछ नहीं है। अब हम आपको पूछेंगे कि विच वन विल अंडर द स्टेट, तो कौन कौन सा स्टेट के अंडर आएगा? तो देखो, सबसे पहले तो गवर्नमेंट स्कूल अंडर आएगा उसके, यस आप सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल होगा तो वो स्टेट के अंडर आएगा। क्या CBSC वाला आएगा? यस CBSC वाला भी आएगा, क्योंकि ये स्टेट है, स्टेट सॉरी, क्योंकि ये हम लोगों को कुछ दे रहा है, हम लोगों को कुछ दे रहा है, एक ये स्टेट है इसलिए क्योंकि ये एफिलिएटेड है, सेंटर से एफिलिएटेड है। ये एफिलिएटेड है, मतलब ये एक रिपोर्ट कार्ड या फिर क्या बोल सकते हैं, एक जो नहीं देता है, क्या बोलते हैं यार, TC उसी कुछ, TC नहीं कुछ बोलते हैं जो देता है, तो उसे वो है, वो देता है। फिर ये है प्राइवेट सेक्टर जो कुछ नहीं देता है, बस पढ़ाता है, तो क्या इसके अंडर आएगा? ये गवर्नमेंट से फंडेड भी नहीं है, तो ये कभी नहीं आएगा। लेकिन ये गवर्नमेंट के रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तो ये आएगा। ये गवर्नमेंट स्कूल है तो ये तो ऑटोमेटिक आएगा, प्राइवेट सेक्टर वाला नहीं आएगा। मान लो दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, KGS है, KGS है, और एक तरफ लबासना है, लबासना, ठीक है। हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, ठीक है। फिर भी अगर हम बोलेंगे कौन स्टेट के अंडर आएगा, तो ऑफ कोर्स लबासना आएगा, ये नहीं आएगा। ओके, आई होप क्लियर हो चुका होगा। अभी फिर से बोल रहे हैं, जो स्टेट से एफिलिएटेड होगा, जो स्टेट से अफिलिएटेड होगा,
जो जो पब्लिक को कुछ देगा, पब्लिक को कुछ सर्विस दे रहा है, एंड यस दिस इज एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट, देन इट विल बी अंडर द स्टेट। देखो केजीएस भी दे रहा है पब्लिक को कुछ, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि वो स्टेट के अंडर नहीं है। ठीक है, state include all these authorities and agencies for the purpose of government, for the purpose of fundamental rights। it's it अरे यार, इट्स नॉट जस्ट द गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही है वो ऐसा नहीं है, पूरा लोकल बॉडीज भी आ जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो आप फिर से देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा, मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कहता है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? देखो सिंपली बता रहे हैं, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा। आर्टिकल 12 to 35 में जो लिखा हुआ है, बोल रहा है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा, आइदर इन द फ्यूचर, आइदर इन द पास्ट, अगर पास्ट में भी अगर ऐसा कुछ कानून है, या फिर आइदर इन द फ्यूचर ऐसा कानून बना बना तो वो ऑटोमेटिक डिग्रेड हो जाएगा, ऑटोमेटिक एबॉलिश हो जाएगा। अरे यार, ऑटोमेटिक एबॉलिश हो जाएगा, ऑटोमेटिक एबॉलिश हो जाएगा मतलब अगर कोई राइट्स 12 और 35 के अगेंस्ट जा रहा है, मान लो पार्लियामेंट ने अभी एक एक्ट लाया, और वो एक्ट हम लोगों का इक्वलिटी का राइट्स को छीन रहा है, तो क्या वो रहेगा? क्या वो राइट्स रहेगा? नहीं, कभी नहीं, ये कानून खत्म हो जाएगा। ये जो पार्लियामेंट जो राइट्स ला रहा है वो एबॉलिश हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। हो गया। और मान लो पास्ट में कुछ ऐसा कानून है, पास्ट में कुछ ऐसा कानून बना दिया है, पास्ट में कुछ ऐसा कानून बना हुआ था, मान लो ब्रिटिश लॉ में ऐसा कुछ था, या कुछ ऐसा रस्म हो सकता है जो आर्टिकल 12 to 35 के अगेंस्ट जा रहा है। मान लो जैसे हम लोग नहीं देखते हैं, लोअर कास्ट अपर कास्ट होता है, अनटचेबिलिटी अभी भी होता है, तो वो वर्ना सिस्टम में ऐसा कुछ था, इसीलिए ऐसा होता है। तो वो चीज़ अगर अभी है जो कि नेगेटिव है, येस वी ऑल नो दैट दैट इज नेगेटिव, तो क्या होगा? वो एब्रोगेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 12 to 35 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे कई बार विवाद भी हुआ है। विवाद मतलब ऐसे कि कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आता था, फिर बोलता था क्या ये अमेंडमेंट में आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ है को मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या लिखा हुआ है बुक में। पर इसमें तो इसमें कौन कौन सा को आएगा? मतलब ये बोल रहा है कि इससे पहले का कोई भी लॉ, इसके बाद कोई लॉ बना या इसके पहले कोई लॉ बना तो वो एब्रोगेट हो जाएगा अगर इसको इसके इसके अगेंस्ट जाए तो कौन कौन सा लॉ? परमानेंट लॉ, ऐसा ये डिफाइन किया गया कि कौन कौन सा लॉ। तो परमानेंट लॉ पार्लियामेंट जो बनाती है। फिर टेम्परेरी लॉ मतलब जो नॉर्मल ऑर्डिनेंस पास होके नहीं बनाता है ये प्रेसिडेंट। देन स्टेचुरी इंस्ट्रूमेंट्स, अगर कोई नोटिफिकेशन जारी करके, कोई मान लो एसएससी नोटिफिकेशन जारी करके कुछ ऐसा बना रहा है जो आर्टिकल 12 to 35 के अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज, दैट इज कस्टम वाला आएगा जो अनटचेबिलिटी वाला मैंने कहा। then thus not a legislation but only above can be challenged on the courts via violating a fundamental rights, hence can be declared a void। और अगर ऐसा कुछ भी होगा, कस्टम वस्टम भी होगा, चाहे पार्लियामेंट्री लॉ हो, स्टेट लॉ हो या नोटिफिकेशन हो, वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है। फिर फर्दर आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ। फिर बाद में बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लोग लॉ नहीं बोलते हैं, एंड हैंस कैन नॉट बी चैलेंज। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन ऑल्सो बी चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट पहले बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कर दिए तो वो चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे तो चलेगा बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोला है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ नहीं है, 2/3 मेजोरिटी से जो पास होता है बिल, और कॉन्स्टिट्यूशन के में जो लिखा हो उसको थोड़ा चेंज करता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। तो वो बोल रहा रहेगा। तो बाद में ये केशवानंद भारती केस हुआ, उसमें बोला कि नहीं वो भी नहीं रहेगा, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है तो नहीं रहेगा। बेसिक स्ट्रक्चर अब क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो बेस पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसी पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, पूरा फंडामेंटल राइट्स टिका हुआ है। तो वो चीज़ अगर हार्म हो रहा है, तो वो चीज़ अगर हार्म होगा तब आपका वो भी एबॉलिश हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू में आ जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्या, सिंपली बोले तो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट अगर कोई भी राइट्स आए, या फिर फ्यूचर में आए या फिर पास्ट में था, तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है, वो नहीं चलेगा मतलब क्या, पूरा लॉ खत्म हो जाएगा? नहीं 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 नहीं। अगर मान लो पार्लियामेंट ने पूरा एकदम इतना बड़ा विस्तार से बहुत बड़ा लॉ बना दिया है, बहुत सारा लॉ है इसमें, इसमें से सिर्फ दो को ही हार्म कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को,
बेसिक स्ट्रक्चर को, तो सिर्फ ये दो हटेगा, हाँ पूरा नहीं हटेगा। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो क्या क्या लिखा हुआ है जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 कहते हैं प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स, वॉइड हो जाएगा कोई भी लॉ बनाएगा जो इसके अगेंस्ट होगा। कौन कौन सा? कस्टम्स, नोटिफिकेशंस, ऑर्डिनेंस, पार्लियामेंट्री लॉज। लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड, मतलब नो, you can't make laws against fundamental rights. Supreme Court and High Court can declare any law void if it takes away or abridges fundamental rights. If it abridges, overpasses the fundamental rights, then Supreme Court will declare that law void. ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, right to equality, and there are two types of equality: equality before law, equal protection of law. Equality before law means ये ब्रिटिश से लिया गया है, ये प्रेसिडेंट से अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऑल आर इक्वल। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब पहले यही समझा देते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है कि चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, चाहे आप जैसे भी हो, आप अमीर हो या फिर आप गरीब हो, या फिर आप काले हो या फिर आप सफ़ेद हो, जैसे भी हो, अगर आप लाइक लाइक दिख रहे हो, मतलब सेम सेम है, हाइट सेम है, सब कुछ सेम है, लड़के हो सब कुछ सेम है, सेम एज के हो, तो आपको सेम सज़ा मिलेगा। ये हो गया राइट टू इक्वालिटी, मतलब अगर आपने सेम कांड किया है तो आपको सेम सज़ा मिलेगा। अब इसको भी दो टाइप में बांटा गया, हम लोग के इंडिया में दोनों है। पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ ही था, बट अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी। अब ये दोनों क्या बोला है देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब जो मैंने अभी कहा, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, चाहे आप काले हो, सफ़ेद हो, सब लॉ के पहले समान है। मतलब जो हो, मतलब अगर आपने क्राइम किया है तो आप समान है। ठीक है, अच्छा बात है बोल रहा है ये तो। ठीक है, अब ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फिर क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब देखो, वो तो मैंने कह दिया कि अमीर हो, गरीब हो, काले हो, सफ़ेद हो। मान लो एक आदमी पूरा एजेड है, 40 साल का है, बुढ़ा एकदम पूरा क्रिमिनल है पूरा, हाँ, और एक बच्चा है छोटा सा 4 साल का, ये है, हाँ, या हाँ ये है, दोनों ने क्राइम कर दिया, दोनों ने मान लो गलती से, दोनों गलती से नहीं, जानबूझ के मर्डर कर दिया। ठीक है, हाँ, दोनों ने मर्डर कर दिया, तो किसको सजा, मतलब क्या यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी ट्रीटमेंट करना, दोनों को इक्वल सजा देना, उम्र कैद देना सही होगा? ऑफ कोर्स नॉट, कभी भी सही नहीं होगा। इसको हम लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल सकते हैं, लेकिन इसको सजा देना होगा, हो सकता है उम्र कैद दे दे। ये सब चीज़ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है ये मतलब इसी का इनहेंस्ड वर्जन है। इसमें क्या बोलता है कि सेम सेम को सेम सजा दो, और इक्वल अनदर अनदर को अलग अलग सजा दो। मतलब अगर दो आदमी सेम एज का है, सेम है, काला सफ़ेद नहीं देखेगा, सेम एज का है, सेम वैसे ही दिख रहा है, तो फिर उन लोगों को वही सज़ा दिया जाएगा। 40 साल का सज़ा इसको तो 40 साल का सज़ा इसको। लेकिन अगर आदमी ऐसा एकदम ये है पूरा 40 साल का या 30 साल का मान लो, और एक लड़की है, इसने ऐसा क्राइम किया, तो क्या इन लोगों को सेम सज़ा दिया जाएगा? नहीं, उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जाए। क्या अगर ऐसा करके एक पूरा हट्टा कट्टा इंसान है, एक औरत है, बुढ़ी औरत है, क्या उन लोगों को सेम सज़ा दिया जाएगा? नहीं। तो यही चीज़ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको इक्वली प्रोटेक्ट करके रहेगा। फेयर ट्रीटमेंट, सिमिलर ट्रीटमेंट इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, स्पेशल प्रोविजन दो जो नीड इट, और कुछ कुछ के लिए स्पेशल प्रोविजन भी है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का सिंपल मीनिंग होता है, देखो, रूल ऑफ लॉ का 3 मीनिंग होता है। ये एवी डाइसी ने दिया था, हाँ एवी डाइसी ने दिया था। इसका 3 मीनिंग होता है कि इसका मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी पावर नहीं होगा। आर्बिट्रेरी पावर मतलब मोनार्कियल पावर नहीं होगा कि इसको ज़्यादा सजा दिए, इसको कम सजा दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मन मर्जी का पावर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा मतलब अगर तुम क्राइम किए हो, अगर एक, हाँ मतलब ये पहले वाला इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब चाहे अमीर हो या गरीब हो, सेम सजा दिया जाएगा। और तीसरा बोलता है रूल ऑफ लॉ कि इसमें इंडिविजुअल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिविजुअल, कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, मतलब इंडिविजुअल का राइट्स इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल का राइट से ही कॉन्स्टिट्यूशन आया है। एक इंसान है तो ही तो बुक है बोलता है, ऐसा करके बोलता है, बट इंसान है तो ही कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा बोलता है। बट ये इंडिया में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में बस दो है कि आर्बिट्री पावर नहीं होगा और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा, हाँ वही है। और ये नहीं है क्योंकि इंडिया के लोग थोड़ा अनपढ़ है। अगर ऐसा कर दिया ना कि इंडिविजुअल राइट्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को नेगेटिव कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया, कैसे भी करके कॉन्स्टिट्यूशन को डाउनग्रेड कर दिया। इंडिया का पॉलिटिकल लोग, पार्टी लोग इतना खतरनाक है, सबको चेंज करके रख दिया कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसीलिए हम लोगों ने ये थर्ड वाले को नहीं अपनाया है रूल ऑफ लॉ में। ठीक है, देखते हैं अब अच्छे से पढ़ के।
गवर्नमेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड लॉ नॉट बाय पर्सनल विल। पर्सनल विल का मतलब वही आर्बिट्रेरी एक्शंस का बात हो रहा है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। नो आर्बिट्रेरी एक्शन, डिसीजन मस्ट बी फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ये फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, टू द ऑर्डिनरी एंड लॉ, ठीक है, हो गया, और तो कुछ है नहीं। अब इसका एक्सेप्शन भी कुछ कुछ होता है, वो सब इसमें लिखा नहीं गया है, लिख देते हैं हम लोग को। एक्सेप्शन का मतलब कुछ कुछ लोगों को अनफेयर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जैसे कि एक होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के खिलाफ आप लोग नहीं चला सकते। प्रेसिडेंट ये प्रेस्टिजियस चीज़ है, ऐसे भी यहाँ पे चलना, यहाँ पे जाना कोई क्रिमिनल लोग जा नहीं सकता। बहुत अच्छे पोस्ट वाले होते हैं। आप एग्जांपल के लिए द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं। तो यस, प्रेसिडेंट लोगों को थोड़ा सा इसमें छूट मिला है। हालांकि छूट क्या मिला है, इन लोगों को भी जब 5 साल बाद होगा तब चलाया जा सकता है। प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर का भी सेम वैसे ही है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाएगा, और सिविल प्रोसीडिंग्स भी 2 महीने पहले नोटिस देगा, उसके बाद चलाया जाएगा। फिर वो भी ख़त्म होने के बाद, टेन्योर ख़त्म होने के बाद। ठीक है, और हो गया फिर सिविल प्रोसीडिंग्स, और एमपी एमपी एमएलए। एमपी एमएलए चाहे जो भी करे उसके ये में, जिसको वोट देना हो वोट दे, मतलब पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में किसी को भी वोट देना हो दे, जो भी करे, कुछ भी भाषण दे, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोग देखेगा उसको, उन लोग का रूल है, वो सब देखेगा। हम लोग इसमें आर्टिकल 14 में उसको ऐड नहीं करेंगे कि ये ऐसा बोल दिया तो इस पर कानून लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर का भी ऐसा ही है। और आर्टिकल 31C, 31C क्या बात करते हैं? 31C ये सिंपल है, ये लैंड रिफॉर्म एक्ट का बात करता है कि किसी के पास भी ज़्यादा लैंड नहीं होना चाहिए। एक लैंड सीलिंग होता है, सीलिंग उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए अगर वो है तो आपका आर्टिकल 14 नहीं लेगा, इक्वलिटी खत्म। डिप्लोमेट्स जो होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, उन लोगों पर भी नहीं लेगा। अगर इन लोगों पर हम लोग लगाएंगे तो फिर उन लोग भेजना ही बंद कर देगा, और हम लोग का ये इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका है। यूएनओ एंड इट्स एजेंसी, इन लोग का भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है। और और तो कुछ नहीं है, ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चंस, तो उतना भी ये नहीं रहेगा, एनालिसिस करना होगा। आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम थिंग्स। तो नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कैसा कैसा चीज़ है? आर्टिकल 15 बोल रहा है कि आपके साथ कोई भी ये नहीं किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए कि नहीं तुम इस कास्ट के हो, तुम इस रिलीजन के हो, तुम इस नस्ल के हो, तुम लड़की हो, तुम्हारा बर्थ ऑफ प्लेस ये है, तो हम तुमको ये यहाँ पे हम तुमको घुसने नहीं देंगे। तो ये चीज़ नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। ग्राउंड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ओनली ओनली यस ओनली, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दीज ओनली। हाँ, इससे बाहर कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मान लो आप बहुत गंदा एकदम कीचड़ में घुस के आए हो और आप बोल रहे हो मुझे मॉल में जाना है, तो नहीं जाने देगा, और उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो क्यों जाने देगा? गंदा नहीं हो जाएगा? रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, द स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन दीज ग्राउंड्स ओनली। ठीक है, ये ओनली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए ये सब के बेसिस पे ही है, तो ये याद रखना होगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, RRCSP, RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, प्रोमोटिंग इक्वेलिटी। एग्जेप्शन क्या क्या है? वुमेन एंड चिल्ड्रेन को लिए जो एग्जेम्पन है, इन लोगों को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाता है, एग्जेम्पन किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट इन लोग के लिए कुछ काम करेगी। मतलब आर्टिकल 15 में वो भी तो नहीं है ना कि कहीं खाली घुस नहीं देगा। कुछ मान लो स्कीम्स आया, पॉलिसी आया, और वो चीज़ बोला गया कि ये सबको मिलेगा, तो उसमें सबको मिलेगा, तो उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हालांकि हो सकता है लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स लेके आए। तो ये चीज़ है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इस तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नहीं, वो उन लोग को उठाने के लिए किया जा रहा है, उन लोग को वो वुमेन एम्पावरमेंट पे चला जाएगा। ठीक है, SEBC, सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। दैट मीन्स कोई लोग, कुछ लोग हैं जो ये हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, लाइक ST SC एंड OBC। ये लोग हैं, इन लोग को उठाने के लिए, EWS, इन लोग को उठाने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्कीम चलाएगी, कुछ रिजर्वेशन देगी। तो इसके लिए भी आप नहीं बोल सकते कि नहीं आप इन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो नहीं, इन लोग को दिया जाएगा। ST SC लोगों को भी कुछ एडवांसमेंट की दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, और EWS को भी दिया जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा हम आर्टिकल 15 ये सब पूछा जाता है। आर्टिकल 15(1), 15(2) क्या है? आर्टिकल 15(1) है ये कि आपको स्टेट स्टेट इन दिस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी।
15.2 बोलता है आपको इन बेसिस पे कोई रेस्टोरेंट में या फिर कोई होटल में कोई प्लेस में घुसने से मना नहीं किया जा सकता, कोई भी पब्लिक प्लेस में घुसने से मना नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन आप किसी का घर घुसना चाहेंगे और बोलेंगे आर्टिकल 15.2, थप्पड़ मारेगा वो तुमको। तो ये चीज़ है। ठीक है, 15.3 में क्या आ जाता है? 15.3 से आ जाता है एग्जाम्सन। सब एग्जाम्सन मीन्स इसमें आ जाएगा वुमेन एंड चिल्ड्रेन वाला एग्जाम्सन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। 15.4 में आ जाता है एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली, SEBC का एडवांसमेंट, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ये हो गया। और इसी में ST SC भी आ जाता है। फिर 15.5 में क्या आ जाएगा? उन्हीं का एडमिशन, एडमिशन वाला स्कूल्स में एडमिशन, ये तो ये रिजर्वेशन देने का बात हो रहा है, ये एडमिशन का बात हो गया। ठीक है। देन D में क्या, ये 6 में क्या बात होगा? 6 में बात होगा EWS के लिए कुछ करेंगे, ये बात हो गया। EWS के लिए कुछ करेंगे, EWS को भी 10% रिजर्वेशन दिया जाता है, वो आगे बात करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका है। और 30 मिनट्स क्लास का हो गया, तो इसलिए मैं क्लास को ज़्यादा लंबा तो करना नहीं चाहता, तो दैट्स वाई आई एम लिविंग हेयर। एंड ओके, आई होप क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट होगा आप जाके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और थैंक यू, गुड लक टू ऑल माई CDS aspirants and my UPSC aspirants. This is the best for the UPSC revision also. Yes, thank you.